जितने भी मेरे डियर हैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ फर्स्ट ईयर के। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत प्रश्न लेकर आया हूँ और मैं सबसे पहले जानते हैं साथियों, ऊतक क्या होता है सबसे पहले जान लीजिए। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि मानव शरीर के सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होता है। ठीक है, तो वो सारे कोशिका जो होते हैं, बहुत सारे कोशिका जो अलग अलग गुणधर्म के कोशिका होते हैं, वह अपने अपने कैटेगरी में कोशिका सब मिलकर ऊतक का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देखिए, मानव शरीर में एक समान संरचना तथा एक समान कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह की ऊतक कहते हैं। मानव शरीर का निर्माण निम्न ऊतकों से मिलकर बनता है। साथियों, बेसिकली हमारा सबसे छोटा जो शरीर का यूनिट होता है, चाहे वो फंक्शनल हो चाहे स्ट्रक्चरल हो, वो होता है सेल यानी कोशिका। अब ये जो कोशिका होते हैं सब गुण के अलग अलग कोशिके होते हैं। ठीक है, ये विभाजन के फलस्वरूप कोशिका का नया नया कोशिका का निर्माण होता है। तो ये जो कोशिका होते हैं सब कोशिका का अलग अलग गुण होता है, अलग अलग गुणधर्म होता है, अलग अलग फंक्शन कार्य होता है। तो जो जिस गुणधर्म के होते हैं, जो जिस कार्य को करने वाले कोशिका होते हैं, वह कोशिका आपस में मिलकर समूह बनाकर एक ऊतक का निर्माण करते हैं। और यही जो है आपके क्या होते हैं, टिश्यू कहलाते हैं। अब जो ये टिश्यू का निर्माण होता है, तो यह टिश्यू जो है मिलकर हमारे बॉडी को निर्माण करता है। ठीक है, तो ऊतक के बारे में समझ गए कि मानव शरीर में वैसे कोशिका जो एक समान संरचना और एक समान कार्य वाली कोशिका का समूह होता है, उसी समूह को हम लोग जो है ऊतक कहते हैं। समझ गए चीज़ को। और ये मानव शरीर के जो निर्माण होता है निम्न ऊतकों से मिलकर बनता है। कौन कौन ऊतक है, चलिए जरा सा देखते हैं। मैं आपको पहले ही बता दिया, एपिथेलियल ऊतक मतलब उपकला ऊतक, जिसके बारे में आज संपूर्ण डिटेल से चर्चा भी करेंगे। उसके बाद संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू एंड तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये कुल 4 प्रकार के आपके जो हैं टिश्यू होते हैं। इसको हमको लोग को डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कनेक्टिव पूछ देगा या एपिथेलियल पूछ देगा या मस्कुलर पूछ देगा या नर्वस पूछ देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आपको चारों को अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी जब हम रिवाइज करेंगे तो आपको बता देंगे कि कौन से सबसे महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग को कंप्लीट करना ही चाहिए। अभी हम लोग चारों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और इस तरीक़ा से पढ़िए कि एंजॉय फुल लगे, चीज़ों को छोटे छोटे डिवाइड करके पढ़ें ताकि माइंड में घुसे, माइंड में चीज़ों को आप कैप्चर करें। सिर्फ वीडियो देखना मकसद नहीं है, समझना सबसे बड़ी मकसद है। जब तक आप वीडियो को कंप्लीट नहीं वॉच करेंगे तब तक चाहे आप 10 बार किताब को पढ़ ले, 10 बार PDF को पढ़ ले, आपको वही कन्फ्यूजन रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आपको पहले ही बताए हैं कि उपकला ऊतक को जो है हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो एक आपका क्वेश्चन है कि उपकला ऊतक को जो है अच्छे से समझाने के लिए चलिए हम लोग देखते हैं उपकला ऊतक होता क्या है। पहले इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। उपकला ऊतक समान बनावट यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर वाली होती है, मतलब एक समान बनावट वाली होती है। इसकी कोशिकाओं के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। ये सभी कोशिकाएं आपस में सटी हुई होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक कोशिका हो गया तो इसी कोशिका से जुड़ा हुआ दूसरा भी कोशिका होगा, इसी से जुड़ा हुआ तीसरा कोशिका भी होगा, इसी से जुड़ा हुआ चौथा होगा, इसी से जुड़ा हुआ पाँचवा होगा, इसी से जुड़ा हुआ छठवां होगा, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा होगा, इसी से जुड़ा हुआ अन्य होगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो कोशिका होगा एपिथेलियल में और जो कोशिका का समूह होगा जो ऊतक बनाएगा, तो इसमें कोई जो है रिक्त, कोई जो है आपके ब्लैंक नहीं होंगे, इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं होंगे, रिक्तिकाएँ नहीं होंगे। यह एक समान संरचना का होगा, फ्लैट होगा और सभी कोशिकाएं आपस में सटी हुई होती है। ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए, ये सभी कोशिकाएं एक प्रकार के समांगी पदार्थ मतलब होमोजीनियस और म्यूकोप्रोटीन सबस्टांस के द्वारा एक झिल्ली पर आपस में जुड़े होते हैं। अब ये जो एपिथेलियल ऊतक होता है बेसिकली यह झिल्ली के एक स्तर के सतह पर जुड़ा होता है। ये जो एपिथेलियल वाला जो टिश्यू होता है नॉर्मली यह एक स्तर बनाता है, एक लेयर बनाता है। किसी भी ऑर्गेन पर यह एक लेयर बनाने का काम करता है। ठीक है, तो यही जो है एक समान पदार्थ के मिलकर एक लेयर बनाता है एक झिल्ली द्वारा। ठीक है, और सभी झिल्ली जो है आपस में जुड़कर एक लेयर बनाता है। ठीक है, एपिथेलियल उपकला कोशिकाएं असत्वचीय एवं आंतरिक भागों की आधार कलाओं की आवरण होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो एपिथेलियल ऊतक टिश्यू होता है यह जो है क्या होता है कि यह बेस में होता है। ठीक है, बेस जो होता है ना, किसी भी ऑर्गेन का आधार होता है और उस आधार के जो मेंबर होता है, जो कला होता है, उसका यह कवर करता है, वह एक आवरण बनाता है। तो सीधी सी समझिए,
देखिए कि एपिथेलियल ऊतक एक अस्तर में होता है जो बेस को क्या करता है, ढक के रखता है, आवरण दे के रखता है, जिसमें कोई रिक्तिका नहीं होता है और यह जो है एक समान संरचना के होता है और सभी कोशिका इसमें के आपस में सटी हुई होती है और यह एक समान पदार्थों के बना होता है। तो यही एपिथेलियल ऊतक होता है। एपिथेलियल के बारे में हम लोग जान गए। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं इसके टाइप्स के बारे में। आपको इसका टाइप्स एपिथेलियल ऊतक का, उपकला ऊतक का जो टाइप्स है दिमाग घुमा देगा। तो उसके लिए कैसे याद करेंगे, चलिए आपसे जब भी अगर उपकला ऊतक के बारे में पूछे कि विस्तृत से वर्णन करें तो उपकला ऊतक के बारे में लिख दिए, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। उसके बाद लिखेंगे कि उपकला ऊतक दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटे गए हैं। दो भाग कौन कौन से हैं? एक होता है समान उपकला ऊतक और एक होता है मिश्रित उपकला ऊतक। सबसे फर्स्ट याद रखिए कि उपकला को दो भागों में बांटा गया, एक सिंपल में और एक मिक्स में, मतलब एक सभी मिला हुआ होगा और एक साधारण वाला है। तो ये दो प्रकार के उपकला ऊतक का उदाहरण है। ओके, चलिए अब देखिए हम लोग अब पहला देखेंगे समान उपकला ऊतक। अब इस चीज़ को आप लोग को समझना पड़ेगा, चाहे हम लोग समान उपकला ऊतक देखें या हम लोग मिश्रित उपकला ऊतक देखें, मिक्स्ड एपिथेलियल टिश्यू देखें, दोनों में 5-5 प्रकार आपको पढ़ना पड़ेगा। सीधा समझ लीजिए, दोनों में अभी तो हम लोग दो भागों में बांट दिए हैं, देख लिए हैं कि एक सिंपल एक मिक्स, लेकिन दोनों में 5-5 प्रकार आपको एपिथेलियल ऊतक का दिया गया है। चलिए देखते हैं। पहला है सिंपल एपिथेलियल ऊतक। मानव शरीर में ये उपकला ऊतक एक समान आकार की कोशिकाओं की परत से बनी होती है। ये स्रावी तथा अवशेषी कोमल सतहों पर पाए जाते हैं। ये ऊतक निम्न प्रकार के होते हैं। आपने क्या समझा समान उपकला ऊतक में? कि यह मानव शरीर में उपकला ऊतक एक समान आकार की कोशिका की परत से बनी होती है। मतलब जो समान है यह एक समान की कोशिका से बना हुआ एक परत होता है, लेयर होता है, जो जहाँ से यह कहाँ होता है, समान उपकला ऊतक कहाँ होगा, किस किस ऑर्गेन में होगा? तो यह वैसे होगा जो जहाँ से सीक्रेट होता हो, वैसे ऑर्गेन जहाँ से श्रावण काम होता हो, जहाँ से कुछ न कुछ सीक्रेट होता हो, सीक्रेशन होता हो, और जहाँ से ऑब्जर्वेशन का काम होता हो, अवशोषण का काम होता हो, उस सतहों पर यह पाया जाता है एक लेयर के रूप में, और यही समान उपकला ऊतक होता है। तो क्या समझे समान उपकला के ऊतक में? कि हम यही समझे कि यह शरीर के वैसे भाग में होता है जहाँ से सीक्रेशन यानी श्रावण के काम होता है और अवशोषण के काम होता है, वहाँ पर यह मौजूद होता है समान उपकला ऊतक। ठीक है, और यह निम्न प्रकार के होते हैं। समान उपकला ऊतक अलग अलग प्रकार के होते हैं। चलिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो अभी मैं आपको अच्छे से देखिए, कन्फ्यूजन नहीं होता। अभी तक आप क्या पढ़े कि ऊतक के बारे में जान लिए, ऊतक 4 प्रकार के होता है। फिर आगे हम लोग देखें, पहला प्रकार को अच्छे से देख रहे हैं, एपिथेलियल को, उपकला को। तो उपकला को हमने देख लिया कि क्या होता है। अब उपकला में हम लोग देखें कि इसको दो भागों, अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला सिंपल और दूसरा मिक्स। ठीक है, अब दोनों में भी अलग अलग प्रकार है। पहला में भी 5 है और दूसरा में भी 5, यानी सिंपल में भी 5 और मिक्स में भी 5 आपके टाइप्स हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला है सल्की उपकला, एक्यूमस एपिथेलियल। सबसे पहला जो आपके सिंपल उपकला ऊतक के प्रकार है वह है सल्की उपकला। आपको अगर इंग्लिश में नाम डिफिकल्ट हो रहा हो, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर हिंदी में दिक्कत आ रहा है तो इंग्लिश में देख लीजिए, अगर इंग्लिश में दिक्कत आ रहा है तो हिंदी में सीधा याद रखिए कि सल्की उपकला ऊतक। ठीक है, पहला प्रकार है समान उपकला ऊतक के, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस या फिर सल्की उपकला। चलिए देखते हैं ये होता क्या है। देखिए, सल्की उपकला अपनी आधार कला पर अवस्थित पतली चपटी छिलका जैसी कोशिकाओं से निर्मित एक परत होती है। साथियों, ये परत वाला बात सब में आएगा, क्योंकि हम पहले ही देखे हैं कि उपकला ऊतक, एपिथेलियल ऊतक जो है यह एक अस्तर के रूप में किसी के आवरण यानी ढक कर रखता है, एक आवरण बनाता है, एक अस्तर बनाता है उस अंग पर जहाँ एपिथेलियल ऊतक मौजूद होता है। तो वहाँ पे एक झिल्ली नुमा अस्तर बना के उस ऑर्गेन पर रखता है, ढकने का काम करता है। समझ गए? तो ये तो अस्तर वाला बात सब में आएगा कि एपिथेलियल अपने अस्तर पर जो है होती है, अपनी आधार कलाओं के अस्तर पर होती है, और जब अस्तर पर होगा तो कहीं ना कहीं पतली छिलका चपटी जैसी रचना इसका होगा ही होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया। इस परत की कोशिकाओं का कार्य गैसों तथा तरलों का आदान प्रदान करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बातें है
स्क्वैमस एपिथेलियम का, सल्की उपकला ऊतक का, कि इस परत का यानी इस उपकला ऊतक का जो कार्य है, जो काम है, यह गैसों तथा तरलों का आदान प्रदान करना होता है इसका। ठीक है, मतलब जिस भी भाग में अगर सिक्रेशन होता हो वहाँ पे गैसों का और तरलों का आदान प्रदान इसी कोशिका के द्वारा किया जाता है। किस कोशिका के द्वारा? इसी बने हुए ऊतकों के कोशिकाओं के द्वारा। समझ गए? सल्की उपकला एक्वेमस जो है देख लिए। चलिए, सल्की उपकला ऊतक हो गया पहला प्रकार सिंपल के। दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, घनाकार। ठीक है ना, क्यूब मतलब क्या होता है? घन होता है ना, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मतलब होता है घनाकार उपकला। यह उपकला थायराइड ग्रंथि की पुटिकाओं, अंडाशय या डिंब ग्रंथियों की सतह पर या रक्त जालिका में पाई जाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सा उपकला ऊतक कहाँ पे पाया जाता है। समझ गए? क्योंकि हम इसमें से बहुत सारे चीज़ आपको जो है सिंपल रखने का प्रयास किए हैं, वरना अगर आप बुक में जाएंगे, बुक के लैंग्वेज पर, तो इसी घनाकार उपकला ऊतक को 4 से 5 लाइन में लिखा गया है, जिसको पढ़ने पर आपको दिमाग से बाउंस कर जाएगा। लेकिन मैं सिंपल लिखा हूँ कि घनाकार उपकला ऊतक, यह उपकला ऊतक का एक प्रकार है। ठीक है, जो उपकला ऊतक मतलब जो घनाकार उपकला ऊतक थायराइड ग्रंथि के पुटिका, अंडाशय और डिंब ग्रंथियों की सतह पर या रक्त जालिका में पाई जाती है। इतना तो याद रखना पड़ेगा कि यह थायराइड ग्रंथि के पुटिका, अंडाशय, डिंब ग्रंथि, रक्त जालिका, ये सब के सतह पर पाया जाता है घनाकार उपकला ऊतक। समझ गए चीज़ को? चलिए, तीसरा है स्तंभाकार उपकला ऊतक। वो क्या चीज़ था? घनाकार क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब हम लोग देख रहे हैं कोलुमनर एपिथेलियम मतलब स्तंभाकार। समझ गए? नाम से स्पष्ट है, कोलुम मतलब स्तंभ होता है और इसमें नर दे दिया है मतलब आकार, मतलब स्तंभाकार उपकला। अब यह स्तंभाकार कहाँ होता है? तो यह उपकला ऊतक उदर, छोटी आंतों के विभिन्न आकार की होती है। इनके द्वारा अवशोषण एवं स्रावन का कार्य होता है। अब एक चीज़ आप लोग को क्लियर हुआ होगा, हम लोग सिंपल उपकला में ऊपर देखे हैं कि यह मुख्यतः स्रावन के जगह पर और अवशोषण वाले जगह पर पाया जाता है। तो अब आपको पता चला कि अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब अवशोषण का भी काम करता है ना, कि जो पोषक तत्व मिलता है जल वगैरह को बड़ी आंत अवशोषण करता है ना, तो एक प्रकार से अवशोषण होता है। और वहीं पर है कि अब छोटी आंत बड़ी आंत के जो है पाया जाता है वहाँ पे। तो ये स्तंभाकार ऊतक आपके पेट में छोटी आंत, बड़ी आंत के विभिन्न आकार में वहाँ पे मौजूद होता है, जो स्रावन और अवशोषण का कार्य करता है। तो यह स्तंभाकार ऊतक हो गया, जो किस चीज़ का काम करता है? स्तंभाकार, अवशोषण और स्रावन का काम करता है। कहाँ पे? पेट से लेके बड़ी आंत और छोटी आंत में। ओके, चलिए, ये हो गया आपका। अब हम लोग चौथा देखेंगे सिंपल एपिथेलियम का। सिंपल है रोमक उपकला। ठीक है ना, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम का मतलब होता है रोमक उपकला। रोमक का मतलब होता है जहाँ पे बाल हो, रोम हो। ठीक है, तो इस कोशिका के ऊपरी सिरे पर कुछ बाल जैसी आकृति होते हैं, इसको सिलिया कहते हैं। सिलिया से सिलिएटेड एपिथेलियम बना है और इसी को हम लोग रोम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके रचना में जो है बाल के आकृति का होता है, इसीलिए इसे जो है हम लोग रोमक उपकला, सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। समझ रहे हैं ना चीज़ को? चलिए, ये उपकला कहाँ होता है? तो डिंब वाहिनी में होता है। और इस प्रकार की उपकला गर्भायिक नालिका की लाइनिंग में और श्वसनीय पैसेज में पाई जाती है। मतलब कहाँ कहाँ होता है रोमक उपकला? तो जहाँ जहाँ हल्का हल्का बाल दिखता होगा, बाल के आकृति का, वहाँ वहाँ ये मौजूद होता है। जैसे डिंब वाहिनी के में होता है, गर्भाशय नलिका में होता है और श्वसन पैसेज में होता है। और यहाँ सब पर जो है हल्का हल्का बाल की आकृति के होता है, इसीलिए रोमक उपकला कहा जाता है इसको। ओके, चलिए, समझ गए चीज़ को? सब का इंग्लिश नीचे दिया गया है, आप लोग घबराइए नहीं, देख ही लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ग्रंथिक उपकला है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब क्या होता है? इस प्रकार की कोशिका से कुछ न कुछ स्रावित होता है, जैसे श्वेत ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ या थायराइड ग्रंथियाँ। इन सभी ग्रंथि से कुछ न कुछ स्रावित होते ही रहता है, बात सही है। और इसीलिए इसे ग्रंथिक उपकला कहते हैं, क्योंकि यह सभी के सभी ग्रंथियाँ में पाए जाने वाला उपकला ऊतक होता है, इसीलिए इसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। और इस प्रकार से सिंपल एपिथेलियम का टाइप समाप्त होता है। क्या क्या पढ़े हैं? स्क्वायमस पढ़े हैं, सल्की उपकला, घनाकार उपकला ऊतक, मिस, क्यूबॉइडल। उसके बाद हम लोग देखे हैं, ठीक है, कोलुमनर मतलब स्तंभाकार। ठीक है, उसके बाद और हम क्या देखे हैं?
उसके बाद हम लोग एक और देखें यहाँ पे ग्लैंडुलर मतलब ग्रंथि का उपकला और फॉलिकल, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सिलिएटेड एपिथेलियम रोमक उपकला। तो ये 5 प्रकार आपके सिंपल ऊतक का है। मैं बार बार कहता हूँ, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि कौन कहाँ पे होगा, किसका क्या काम है। जैसे रोमक है, रोमक है मतलब रोम के कहीं ना कहीं रोम की आकृति होगा इसके सिरे पर, केस के संरचना में होगा, और इस चीज़ को जान लेना है कि यह कहाँ कहाँ होगा, ठीक है ना। तो नाम से ही स्पष्ट है, सबका नाम और सबका काम स्पष्ट है। तो सबसे पहला आपका जिम्मेदारी है कि सिंपल में कितने हैं, 5 प्रकार, इसको जुबान पर याद रखें। उसी प्रकार से जब हम लोग मिक्स में अब चल रहे हैं तो मिक्स वाले को भी जुबान पर याद रखें कि मिक्स वाले में कौन कौन प्रकार है ऊतक का। अगर ये सब नहीं रखते हैं याद तो बहुत डिफ़िकल्ट है, समझ रहे हैं ना चीज़ को। इतना आसान आपको कोई नहीं बताने वाला है जितना मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, मिश्रित उपकला मिक्स या कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, जो दूसरे भाग है इसका। यह उपकला भी 5 प्रकार की होती है। चलिए आगे हम देखते हैं। मिश्रित उपकला 5 प्रकार की। पहला श्रृंगी स्तरित सल्की उपकला, मतलब वहाँ पे सिंपल में सीधा सल्की उपकला था, ठीक है ना, स्क्वायमस। लेकिन यहाँ पे श्रृंगी स्तरित यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम, मतलब श्रृंगी स्तरित सल्की उपकला, ठीक है। अगर इंग्लिश में नहीं याद होता है तो इसको जो है हिंदी में ही याद रखें, बेटर रहेगा। श्रृंगी स्तरित सल्की उपकला। और जो इंग्लिश में लिखने वाले हैं उनको तो इंग्लिश लिखना ही पड़ेगा, स्ट्रेटिफाई एकॉमस कॉर्निफाइड एपिथेलियम, समझ गए। चलिए अब देखिए, इस श्रृंगी स्तरित उपकला ऊतक कहाँ होता है। तो इस प्रकार के ऊतक त्वचा में होता है, नाखून में होता है, बाल में होता है, दांतों में के इनामिल में, ये सब पाया जाता है। मतलब जहाँ जहाँ कठोर चीज़ें होता है वहाँ पे श्रृंगी स्तरित सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है। चूँकि त्वचा भी आपका जो है क्या होता है, देखते होइएगा, नाखून भी आपका हार्ड, बाल भी आपका हार्ड, दांत का इनामिल भी हार्ड, और इस सब में आपके श्रृंगी स्तरित सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है, एक स्तर बनाता है, ठीक है। एंड दूसरा है परिवर्तित या अनवर्तित उपकला, ठीक है ना, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, परिवर्तित या अंतर्वर्ती उपकला ऊतक क्या होता है, देख लीजिए। यह उपकला कोशिकाओं की 3 परतों से मिलकर बनी होती है। सबसे याद रखना है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम या परिवर्तित या अंतर्वर्तित उपकला, यह 3 परतों से कोशिकाओं के मिलकर बना है, ठीक है। इसका प्रकार उपकला गुर्दे, मूत्रनली, मूत्राशय, मूत्रमार्ग स्थित रहती है। कहाँ कहाँ होती है, तो यह जो है किडनी, मूत्रनली, यूरेथ्रा, ठीक है, ब्लेडर और मूत्रमार्ग वगैरह में ये सब स्थित होता है। मतलब किडनी से लेकर मूत्रमार्ग तक यह स्थित जो होता है वह परिवर्तित और अंतर्वर्तित उपकला ऊतक होता है, जो 3 लेयरों से मिलकर बना होता है, जो आपके कहाँ होता है, मूत्रीय तंत्र में स्थित होता है, नॉर्मली कहा जाए तो, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब सी है असिरंगी स्तरित सल्की उपकला ऊतक। ऊपर में देखे हैं सिरंगी, ठीक है ना, सिरंगी। अब हम लोग देखेंगे असिरंगी। बस नाम में सिर्फ चेंज किया है, बाकी कुछ नहीं है। नाम में ऊपर हम लोग मिक्स वाला को देखे हैं कि सिरंगी स्तरित उपकला ऊतक। अब हम लोग देख रहे हैं असिरंगी स्तरित उपकला, बस नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या होता है, इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश वाले मेरे भाई, स्ट्रैटिफाई एक्वमोसन कॉर्निफाइड एपिथेलियम, ठीक है। चलिए यह उपकला, देखिए यह उपकला मूत्रमार्ग, योनि, गर्भाशय ग्रीवा, गुद्दा, ग्रासनली, मुख में गालों तथा होठों की आंतरिक सतह स्वच्छ मंडल में पाया जाता है। मतलब सीधा समझिए कि जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा लचीला चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा आपके एक कहा जाए तो मांस टाइप से एक लचीला वाला चीज़ें हैं वहाँ पे है। जैसे योनि का ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, ये सब क्या है, मांस का लुगदी टाइप का है, एकदम सॉफ्ट है, ठीक है। ग्रास नली, मुख के गाल, होठ के आंतरिक सतह, ये सब क्या है, एक चिकना वाला और एकदम जो है आपके सॉफ्ट जो है सतह है, और उसी सब पर यह पाया जाने वाला आपके असिरंगी उपकला ऊतक है। साथियों सिरंगी वाला में क्या था कि यह मजबूत वाला चीज़ों में पाया जाता था, लेकिन असिरंगी वाला क्या चीज़ है कि असिरंगी वाला सब के सब जो है आपके एकदम सॉफ्ट वाला और चिकने सतह पर पाया जाने वाला है। देख लीजिए ना, आपके ही हिसाब से मूत्रमार्ग हो गया, योनि हो गया, गर्भाशय सर्विक्स हो गया, गुद्दा हो गया, ग्रसनी हो गया, गाल हो गया, होठ के आंतरिक सतह हो गया, इस सब के सब क्या है, एकदम सॉफ्ट और एकदम चिकना सतह होता है, और इस सब पर ये असिरंगी वाला पाया जाता है। तो तीसरा देख लिए। चौथा यहाँ पे देखिएगा आप लोग, स्तरित स्तंभाकार, मतलब
स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। साथियों स्तरित स्तंभाकार उपकला, ठीक है। स्तरित देख लीजिए यहाँ पे स्तरित स्तंभाकार, ठीक है ना। स्तरित स्तंभाकार बहुत आसान है, बस इसको आपको समझना है। स्तरित स्तंभाकार है मतलब स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यह उपकला कम अंगों में पाया जाता है, मतलब जो स्तरित स्तंभाकार है यह आपके कन्फ्यूजन मत होइएगा, ऊपर में जो था, ठीक है ना, ऊपर में जो था वह सिर्फ और सिर्फ क्यूबॉइडल या कोलुमनर था, वहाँ पे कोई अस्तर फस्तर नहीं था। लेकिन बी वाला में जो हम मिक्स देख रहे हैं इस सब में जो है स्तरित वाला है, समझ गए। तो इसीलिए हम लोग सिरंगी स्तरित देखे हैं, एक असिरंगी स्तरित देखे हैं, एक परिवर्तित और अंतर्वर्तित उपकला देखे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं स्तरित स्तंभाकार। तो यह कम अंगों में पाया जाता है, जैसे पुरुष का मूत्र मार्ग के अग्रिम जो भाग होता है उसको ढकने वाली त्वचा, गुदा का आंतरिक श्लेष्मा कला आदि की आंतरिक सतह पर अस्तरित रहती है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो स्तरित स्तंभाकार उपकला देख रहे हैं ना, इसका कहने का मतलब हो गया कि पुरुष का जो मूत्र मार्ग जो पेनिस होता है, सीसन, उसके जो टोपी आगे वाला जो जैसे देखिए इस प्रकार का है, ठीक है, इस प्रकार का ये भाग है। तो इस पे जो स्किन होता है ऊपर से चढ़ा हुआ, इस स्किन जो होता है यह स्किन इसी स्तरित स्तंभाकार उपकला का बना होता है, ठीक है, जो ऊपर से टोपी को ढक कर रखता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, और उसी प्रकार से यह गुद्दा, समझ गए ना, गुद्दा के श्लेष्मक कला में भी मौजूद होता है, सतह बनाता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए रोमक, ठीक है ना, रोमक स्तंभाकार। ऊपर में हम लोग देखे हैं सीधे क्या चीज़, सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है ना, देखे हैं ना सिलिएटेड एपिथेलियम। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, मतलब रोमक तो होगा ही होगा, साथ में वह अस्तर भी होगा और वह स्तंभ के रूप में होगा और उपकला होगा। मीन्स यह वैसे जगहों पर होगा जहाँ पे बाल भी निकलता हो और वह एक अस्तर में होता हो। जैसे नाक के आंतरिक सतह में, आप लोग के नाक के आंतरिक सतह में बाल निकलता है ना, तो वही जो बाल निकलने वाला जो ऊतक होता है, तो वह अस्तर जहाँ पे बाल निकलता है वह जो है रोमक स्तंभाकार उपकला होता है, ठीक है। यह रोमक उपकला समस्त श्वसन मार्ग पर श्वसन नलिकाओं तक रहती है। यह स्वर रज्जु तथा ग्रसनी पर स्तरित नहीं होता है, मीन्स यह वोकल कॉर्ड और फेरिंग्स पर नहीं होता है, यह श्वसन नली पर होता है संपूर्ण पर। और नोजल जो हमारा सरफेस होता है नाक का सतह आंतरिक जहाँ पे बाल निकलते हैं वहाँ पर यह रोमक स्तंभाकार उपकला ऊतक होता है, जहाँ पे रोम निकलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मिक्स वाला भी 5 हम लोग देख लिए। कौन कौन इसमें 5 देखे हैं तो देख लीजिए, आसान है। पहला सिरंगी स्तरित सल्की उपकला, ठीक है, इसी का एक आगे प्रकार देखें असिरंगी स्तरित उपकला, एक परिवर्तित और अंतर्वर्तित उपकला, ठीक है। एक हम लोग देखे हैं स्तरित स्तंभाकार उपकला और एक देखे हैं रोमक स्तंभाकार उपकला, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एपिथेलियम ऊतक समाप्त होता है। नीचे यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश वाले सब चीज़ यहाँ पे आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग भी इंग्लिश मीडियम का है आप लोग वहाँ से आप चीज़ों को मेंटेन कर लीजिएगा, PDF सबको मिल रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ओके। चलिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज टिश्यू, ऊतक क्या है, ऊतक के प्रकार बताना है, ठीक है, एंड हमें कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब करना है। यानी लॉन्ग क्वेश्चन में है ऊतक क्या है, ऊतक के प्रकार क्या है और संयोजी ऊतक को हमको विस्तृत से बताना है, ओके। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ऊतक क्या है। तो माय डियर, ऊतक जो होता है वह समान संरचना, मतलब समान तरह के स्ट्रक्चर वाले, समान कार्य करने वाले और समान तरीके से उत्पत्ति होने वाले जो कोशिका होते हैं उनके समूहों को ऊतक कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे छोटे छोटे कोशिका आपस में मिलकर एक आपके क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। यही ऊतक सब मिल कर जो है अंग बनाते हैं बॉडी में, और यही ऊतक छोटे छोटे ऊतक सब जो है जो समान क्रिया, समान संरचना और समान उत्पत्ति वाले होते हैं, तभी जाके यह समान चीज़ों को मिल कर एक चीज़ बनाते हैं, तो वही हमारा ऊतक हो जाता है, समझ गए। तो ये चीज़ हो गया, समझ गए। तो कोशिका को हम लोग इसीलिए सबसे छोटी यूनिट कहते हैं, क्योंकि बॉडी में सबसे छोटी यूनिट जो होता है वह कोशिका ही होता है। इस कोशिका से बड़ा जो है हमारा ऊतक होता है, क्योंकि ना जाने कितने समान संरचना, समान कार्य और समान उत्पत्ति वाले कोशिका मिलके एक ऊतक का निर्माण करते हैं या फिर बॉडी में स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ठीक है।
ये चीज़ समझ गए। आगे चलिए, अब ऊतक के प्रकार हमको देखना है, तो ऊतक के प्रकार देखते हैं। ऊतक की प्रकार की बात किया जाएगा तो संरचना के आधार पर यानी स्ट्रक्चर के आधार पर ऊतकों को 4 भागों में बांटा गया है। अब ऊतक जो है अलग अलग जो है आपके ऊतक के प्रकार हैं। अब प्रकार कहने का बात कहेगा तो प्रकार कहने का मतलब है कि संरचना के आधार पर, मतलब स्ट्रक्चर के ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर जो हमारा ऊतक है उसे 4 भागों में बांटा गया है। समझ गए। इन चारों ऊतकों को संगठन व कार्यों में अनेक भिन्नता पाई जाती है। अब चारों का संरचना के आधार पर अलग अलग बांटा गया है कि भाई अब चूंकि पूरे बॉडी में हमारा तो ऑर्गेन अलग अलग ना है, कोई बहुत हार्ड ऑर्गेन है, कोई बहुत सॉफ्ट ऑर्गेन है, कोई बहुत लचीला ऑर्गेन है, ठीक है, कोई तरल के रूप में भी है। तो कहीं ना जैसे ब्लड वगैरह, तो कहीं ना कहीं यह ऊतक भी उसी प्रकार के होगा, तभी तो लचीलापन देता है, तभी तो हार्डनेस देता है, तभी तो तरल के रूप में है। तो ऊतक भी उस प्रकार के हैं, इसीलिए उसके संरचना और संगठन और कार्यों में भिन्नता पाया जाता है और संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। समझ गए। आगे चलिए, ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं आपके सामने में है, देख लीजिए। पहला है कनेक्टिव टिश्यू, बहुत महत्वपूर्ण टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सों में हमारा जो बॉडी का निर्माण हुआ है उसमें कनेक्टिव टिश्यू का बहुत बड़ा अहम रोल है। समझ गए। तो ये हो गया संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। समझ गए। उसके बाद है एपिथेलियम ऊतक, जिसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। चौथा है मस्कुलर टिश्यू, जिसे हम लोग मस्कुलर मांसपेशी ऊतक कहते हैं। और चौथा है न्यूरोलॉजिकल टिश्यू यानी तंत्रिकीय ऊतक, जो हमारे गर्दन स्पाइनल से लेकर ब्रेन तक संबंधित है। तो यह तंत्रिकीय ऊतक हो गया। कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और उसी को न्यूरोलॉजिकल टिश्यू कहते हैं। समझ गए। तो मांसपेशीय ऊतक काफ़ी आसान है। समझ गए। 2 क्वेश्चन तंत्रिकीय ऊतक के बात करेगा तो बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर आपके जो है न्यूरोलॉजिकल टिश्यू बनाता है। तो जिस प्रकार से हमारे बॉडी के बात करेगा कोशिका है, उसी प्रकार से हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स है कोशिका की तरह, ठीक है। यह न्यूरॉन्स मिलकर जो है आपको क्या बनाता है, नर्व सिस्टम को तैयार करता है, तंत्रिकीय को, ठीक है। तो ये न्यूरोलॉजिकल टिश्यू। ओके, तो ये 4 ऊतक याद रखिएगा, बहुत आसान है। मैं आपको अलग देखिए, एग्जाम में ज़्यादातर पूछने की संभावना यही कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू का होता है। समझ गए। क्योंकि यह मस्कुलर जो टिश्यू है काफ़ी आसान है, कोई भी इसको लिख देगा। कार्डियक टिश्यू में ये पाया जाता है, ये ज़्यादातर होता नहीं है। मस्कुलर टिश्यू बहुत लिमिटेड में होता है। बाकी संयोजी ऊतक और एपिथेलियल ऊतक, ये उपकला ऊतक इसको कहते हैं, यह दोनों के बारे में डिटेल से एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे आज की इस वीडियो में हम कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर चर्चा करने वाले हैं डिटेल्स में। तो चलिए देखते हैं। संयोजी ऊतक की बात करेगा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो आपके सामने में है। संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य संरचनाओं को सहारा देना व आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इस शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊतक, मैंने आपको पहले ही बताया कि कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है कि कनेक्ट करना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर करके यह बॉडी के निर्माण में, संरचना में भूमिका अपना निभाता है। और यह पूरे बॉडी में चूँकि कनेक्टिविटी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, जिससे हमारा बॉडी में स्ट्रक्चर मिलता है। तो यह कोशिका सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है, हमारे सर्वाधिक पाया जाने वाला ऊतक है। और यह आपस में कनेक्टिव होने का यानी जोड़ने का कार्य करता है और संरचनाओं में सहारा देने का काम करता है, मीन्स स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो यही हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। समझ गए, सिंपल भाषा में समझिए। रही बात इसके प्रकार की, तो प्रकार भी मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। तो कनेक्टिव टिश्यू के जो प्रकार है आपके सामने में है, देख लीजिए। आप लोग याद रखिए, ठीक है, आप लोग याद रखिए यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार में। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है, आप लोग बढ़िया से समझिएगा। पहला है लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहला प्रकार कौन सा है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी अलग अलग प्रकार है। उसमें है एरोलर, एडुपोज और रेटिकुलर, ठीक है। ध्यान में देखिएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, समझ गए। इसमें एरोलर, एडिपोज और रेटिकुलर, यह 3 ऊतक होता है कनेक्टिव टिश्यू में, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है, ठीक है, याद रखिएगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात है, देखिए अगर किसी को कंप्लीट ना याद हो तो कम से कम वह प्रकार को अगर डिटेल से लिख दीजिएगा ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो संयोजी ऊतक के प्रकार पहले लिखिएगा। प्रकार में पहला प्रकार है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो प्रकार है इसमें आता है एरोलर टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर जो है कनेक्टिव टिश्यू। ये वाला में ये 3 आता है। ओके, आगे है डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी सघन संयोजी ऊतक। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है डेंस रेगुलर आता है, डेंस इरेगुलर आता है और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू आता है। तो डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर और इलास्टिक, ये 3 जो है आपके डेंस वाला में याद रखिएगा, सघन वाला में। उसके बाद आता है बोन टिश्यू यानी अस्थि ऊतक, ठीक है, अस्थि ऊतक। लिम्फ टिश्यू है, मतलब समझ रहे ना, लिम्फो ऊतक, लिम्फ जो बना रहता है।
और कार्टिलेज ऊतक, उपास्थि ऊतक जो हाइलिन होता है, फाइब्रो होता है, इलास्टिक होता है। तो यह आपके कार्टिलेज का भी प्रकार है और कार्टिलेज एक प्रकार के आपका कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें हाइलिन, फाइब्रो और इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ठीक है। और ब्लड भी हमारा एक तरल संयोजी ऊतक है। तो लिम्फ टिश्यू, लिम्फ जो होता है यह भी तरल के, लसिका तरल के रूप में होता है, ब्लड भी तरल के रूप में होता है। तो देखिए यह तरल के रूप में भी होता है, यह लूज के रूप में भी होता है और यह सघन के रूप में भी होता है और यह ठोस के रूप में, हड्डी के रूप में भी पाया जाता है और यह लचीला में भी होता है, कार्टिलेज में भी होता है। तो देख लीजिए ब्लड और लिम्फ दोनों तरल रूप में संयोजी ऊतक है, ठीक है। कार्टिलेज जो उपास्थि होता है लचीला होता है, सॉफ्ट होता है, लचीला होता है, तो यह कार्टिलेज ऊतक हो गया। बोन जो कि काफ़ी हार्ड और सख्त होता है, तो यह भी ऊतक जो है आपके हो गया उस प्रकार के। डेंस होता है जो काफ़ी घना ऊतक होता है, एकदम आसपास एकदम नज़दीक नज़दीक कनेक्ट रहता है, तो वह डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और लूज कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब है कि जो वसीय होता है, जो मुलायम वाला होगा वह लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार हो गया, ये भी सब इसका प्रकार ही है। ओके, समझ गए। आगे चलिए, अब यहाँ पे आपके सामने में है, देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझना है। संयोजी ऊतक के प्रकार बता दिए। अब यहाँ पे आता है संयोजी ऊतक में कोशिकाओं के बीच इंट्रासेलुलर स्पेस में पाया जाने वाला तरल व कोशिकाओं मैट्रिक्स कहलाता है। इन मैट्रिक्स में स्थित कोशिकाएं हैं। देखिए आपको मैं बता दूं कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रकार तो समझा ही दिए, ठीक है ना। संयोजी ऊतक में कोशिकाओं के बीच, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उस टिश्यू में चूँकि कोशिका ही जुड़ जुड़ कर ऊतक बनाता है, तो संयोजी जो ऊतक है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, इनमें जो कोशिका होते हैं, इन कोशिका जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसमें जुड़े होने के कारण इनमें स्पेस होता है और इन स्पेस में इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जाता है। मतलब इन सभी कनेक्टिव टिश्यू के बीच में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, ठीक है, स्पेस होता है, इसमें तरल पाया जाता है। समझ गए। जैसे मानिए ए है, ठीक है, फिर ए है कोशिका, फिर एक ए कोशिका है, फिर एक ए कोशिका है। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा जगह है, ठीक है, ए वाला जगह छोटा सा एक जगह है। फिर यहाँ पे भी एक ऐसा ही छोटा सा, फिर यहाँ पे कनेक्ट होगा तो यहाँ भी देख सकते हैं एक छोटा सा जगह है ये वाला। फिर यहाँ भी कनेक्ट होगा तो यहाँ भी एक छोटा सा जगह हो जाएगा। तो ये जो जगह सब जो देख रहे हैं, ये इसे हम लोग इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं, ठीक है, यानी कोशिकीय स्पेस होता है जिसमें तरल और तरल भरा होता है, जिसे कोशिकाएं मैट्रिक्स कहते हैं। इन मैट्रिक्स में कौन कौन से कोशिका पाया जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला है फाइब्रियोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट यह संयोजी ऊतक सबसे मुख्य कोशिका है। वह यह चपटी होती है। इस कोशिका का मुख्य कार्य सभी प्रकार के तंतुओं का स्रावन करना है, जैसे कोलेजन तंतु, इलास्टिक तंतु, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट जो है यह एक पाया जाता है इंट्रासेलुलर स्पेस में। यह संयोजी ऊतक सबसे मुख्य कोशिका होता है संयोजी ऊतक का, क्योंकि यह चपटी जगह पर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य है कि जो है तंतुओं को स्रावन करना, जैसे कोलेजन तंतु, इलास्टिक तंतु। तो यह फाइब्रियोब्लास्ट हो गया। आगे है मास्ट कोशिकाएं। मास्ट कोशिकाएं भी पाया जाता है उस स्पेस में। मास्ट कोशिकाएं आकार में गोल व हिस्टामिन होते हैं, टिपेरिन युक्त होती है, वह बाहरी एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती है। तो मास्ट कोशिकाएं होती है जो हमारे बाहरी एंटीजन के विरुद्ध कार्य करती है। यह गोल और हिस्टामिल, ठीक है, हिस्टामिल होता है, टिम्पेरिन युक्त होता है, यह बाहरी एंटीजन के विरुद्ध कार्य करता है। समझ गए। तो यह हो गया मास्ट कोशिकाएं, मास्ट सेल, जो कहाँ पाया जाता है, इंट्रासेलुलर स्पेस में। ओके। मैक्रोफेज ये बड़ी व अनियमित आकार की कोशिकाएं हैं। इन्हें हिस्टोसाइट भी कहते हैं। इनका मुख्य कार्य मृत कोशिकाओं व पैथोजन का भक्षण करना। तो मैक्रोफेज जो है यह भी उसी स्पेस में पाया जाता है, लेकिन इसका काम है, चूँकि हम जानते हैं कि बहुत सारे नए नए कोशिका विभाजन करके बनता रहता है और कुछ कोशिकाएं नष्ट भी होते रहता है। तो जो नष्ट कोशिका होता है ना, उसको ये मैक्रोफेज क्या करता है कि भक्षण करता है और पैथोजन को भी भक्षित करता है, जिसे हम लोग हिस्टियोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। यह आकार में बड़ी और अनियमित कोशिकाएं होती है, इरेगुलर होती है। समझ गए। आगे है प्लाज्मा कोशिकाएं। प्लाज्मा कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट से उत्पन्न होती है। इनका जीवन काल छोटा होता है। इन कोशिकाओं का कार्य एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करना है। अब हमारे बॉडी में जो भी रक्त वगैरह, देखिए हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ का निर्माण हो रहा है वह बगैर ब्लड के बगैर कोशिका का निर्माण नहीं हो रहा है, और सभी कोशिका मिल कर ऊतक बनाता है। तो आपको भी ये समझना चाहिए कि एक जो हमारा प्लाज्मा है, जो बॉडी में तरल है, वह भी एक प्रकार के कोशिका ऊतकों से ही बना है। समझ गए। जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ये सब। तो प्लाज्मा सेल कोशिकाएं बी लिम्फोसाइट से उत्पन्न होती है। इनका जीवन काल छोटा होता है। इन कोशिकाओं का कार्य एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण करना होता है। तो प्लाज्मा कोशिका समझ गए।
एडिपोसाइट, ठीक है। एडिपोसाइट होता है, एक कोशिकीय वसा में संचय होता है। रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल्स होता है। तरल संयोजी ऊतक रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कोशिकाएं होती है। शरीर में प्रदाहग्रस्त इन्फ्लामेशन होने पर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है आपके भी बढ़ जाते हैं, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में दीजिएगा। तो ये रक्त कोशिकाएं जो होती है यह भी एक तरल संयोजी है। एडिपोज साइट भी आपका तरल संयोजी ऊतक आते हैं, ठीक है। प्लाज्मा भी एक तरल संयोजी ऊतक है। माइक्रोफेज भी एक तरल संयोजी ऊतक में कोशिका है। मास्ट सेल भी आपके तरल संयोजी ऊतक में पाया जाता, संयोजी ऊतक में पाया जाता है, ठीक है। और फाइब्रोब्लास्ट भी आपके कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाने वाला कोशिका है। तो ये सब कोशिका है जो आपके कनेक्टिव टिश्यू में जो खाली स्थान होता है वहाँ पे पाया जाता है। तो ये सब अगर आपको याद रहे तो लिख दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है नॉलेज के लिए कि मास्ट सेल क्या करता है, फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, मैक्रोफेज क्या करता है, ये मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया है, ठीक है।